नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बुंदेलखंडी अड्डा की इस शानदार बैठक में, जिसका नाम है मॉम सावर की दूसरी कड़ी। और मॉम सावर में बात चल रही है हमारी हर बार एक माँ के बारे में, उसके मातृत्व के बारे में, उसकी मदरहुड के बारे में, एक माँ के साथ। तो आज आप सभी को रूबरू कराने जा रहा हूँ गुड़गांव से एक ऐसी ही माँ से जिनका नाम सीमा शर्मा हैं, जिन्होंने अपने मदरहुड टाइम को बहुत ही शानदार तरीके से अभी तक जिया है। प्यारा-सा उनका एक बेटा है, हैंडसम से उनके एक पति हैं, खुशहाल-सा एक परिवार है और उन्होंने अपनी काबिलियत, अपने प्यार से सिंचित किया है अपने मदरहुड एंड फैमिली को और साथ ही मुस्कुराते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने जीवन को जी रही हैं। तो मिसेज़ सीमा शर्मा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा के इस खास सेगमेंट द मॉम सावर में, जिसमें बात है एक माँ की, उसके मातृत्व की, उसके मदरहुड की, एक माँ के साथ। तो आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा की इस शानदार सेगमेंट में। नमस्कार। मैम, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये पूरा सेगमेंट एक माँ के सफ़र पर बेस्ड है, हमारी कोशिश है माँ को समेट पाना, उसके मदरहुड, उस चीज़ को समेट पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये रहती है कि कहीं न कहीं उन छोटे-छोटे पहलुओं को हम छू सकें, जो एक माँ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और आप माँएँ ही हैं, जिन्होंने हम जैसे लोगों को आज इस मुकाम तक पहुँचाया है, जिस वजह से आज हम ये बातचीत कर पा रहे हैं। मैम, सबसे पहले इस बातचीत की शुरुआत करूँ उसके पहले एक छोटा-सा सवाल आता है दिमाग के अंदर, क्योंकि एज़ अ मेल हम उस एहसास को ज़िंदगी भर भी शायद कभी एक पल के लिए भी महसूस नहीं कर पाते हैं, जो सिर्फ़ एक औरत को महसूस करने की कहा जाए काबिलियत या एक एहसास जो है वो ऊपर वाले ने दिया है। कैसा लगता है एक माँ होकर जब आपको पहली बार पता चला कि अब आप एक लड़की ना होकर एक संतान की माँ बनने वाली, यू आर गोइंग टू बिकम अ मदर, कैसा लगा था उस पल? अ, ये एक बहुत ही अद्भुत एहसास है, बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है, जो कि एक मदर बनने के बाद ही आती है। उसके हुँ, पहले वो फीलिंग हमें पता ही नहीं होती है कि क्या होती है। और द डे व्हेन यू हैव योर बेबी इन योर आर्म्स, ये हुँ, मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ये जो माँ बनना है, वो यशोदा के लिए भी है, देवकी के लिए भी है। हुँ, 2 तरह से इंसान माँ बन सकता है। तो हुँ, ये जो फीलिंग है वो अंदर से ही आती है और ये अनएक्सप्लेनेबल है, मतलब ये सिर्फ बहुत ही अद्भुत है, जिसको हुँ। एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। नहीं, मैंने कहा ना ये एक एहसास होता है जो सिर्फ़ एक औरत ही समझ सकती है एंड बीइंग अ फीमेल सिर्फ़ आप ही लोगों को ये चीज़ को समझने की या महसूस करने की काबिलियत ऊपर वाले ने दी है। मैम, वो पल कैसा था जब आपको पता चला बेबी के आने के 9 महीने के पहले, क्योंकि 9 महीने का सफ़र तो सब लोग साथ में होते हैं। लेकिन जिस पल ये पता चलता है कि द डे कि यू आर गोइंग टू बिकम अ मदर या द डे यू कंसीव अ बेबी, वो पल जब आपको पहली बार डॉक्टर ने बताया या आपको प्रेगनेंसी किट के थ्रू पता चला कि हाँ, आज ये पल आपकी ज़िंदगी में आया है, वो मिनट कैसा था आपकी ज़िंदगी का? पहले तो बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए, हुँ, क्योंकि जो पहली बार जब हमें न्यूज़ मिलती है तो थोड़ा-सा एक शॉकिंग भी होता है, सरप्राइजिंग भी होता है, बट डेफिनिटली आई वाज़ रियली हुँ, हैप्पी और घर में सभी लोग मुझसे भी ज़्यादा सब खुश थे। हुँ, तो वो जानने के बाद फिर एक बहुत सारी फीलिंग्स आने लगी कि कैसे अब लाइफ किस कैसे टर्न करेगी, क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि पहले तो हम सोचते नहीं हैं। ये सारी हुँ, चीज़ें हमें उस मोमेंट के बाद ही रियलाइज़ होती हैं। तो ये सारी हुँ। चीज़ें धीरे-धीरे दिमाग में आने लगी कि अब कैसे-कैसे सब क्या करना है, कैसे सब कुछ होगा। हुँ। मैम, इस पूरे सफ़र में जैसा आपने कहा ना बहुत से थॉट्स बिल्डअप होने स्टार्ट होते हैं कि लायबिलिटीज़ भी आने वाली हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ने वाली हैं, माय लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज। तो वो चेंजेज़ को अडॉप्ट करना एज़ अ फीमेल, नॉट एज़ अ मदर। मैं यहाँ पे एक मदर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एज़ अ फीमेल, क्योंकि 9 महीने के सफ़र के बाद अभी आप अपनी इंडिविजुअल ज़िंदगी जी रहे थे, आपकी इच्छा थी, आप अपने लिए हिसाब से काम कर रहे थे, आपका एक रूटीन था, आपका एक जीने का सलीका था, तरीका था, अपने हिसाब से अपनी मनमर्ज़ी चीज़ें चलती थी। लेकिन आफ्टर 9 मंथ बहुत कुछ बदल जाता है, तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ के साथ कह सकते हैं चैलेंजेस भी आते हैं, तो कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम किया आपने?
एक्चुअली ये जब स्टार्टिंग होती है तो ऐसा हमें लगता जरूर है कि ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, या लेकिन जो एक खुशी होती है उस पल की, वो ज्यादा उस पे हावी होती है, तो सब चीजें स्मूथली होती जाती हैं। डेफिनेटली 9 मंथ्स का टाइम जो होता है वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी को नौशिया होता है, वॉमिटिंग होती है, पेनफुल होता है, चल नहीं पाते हैं, कई लोग बेड रेस्ट पे भी रहते हैं, तो वो डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है। बट एक आपके साथ, इफ यू, बिकॉज यू आर नॉट अलोन, आपके साथ कोई और भी है, तो आपको खुश तो रहना ही है, और उसके साथ आप खुश रहते हो और सारी चीजें स्मूथली होती जाती हैं, तो वो इतना बड़ा चैलेंजिंग नहीं लगता है उस टाइम पे फिर। एक जैसा आपने कहा ना कि एक बेबी को बर्थ देने के बाद अब क्योंकि स्मूथली चीजें होती चली जाती हैं, बेबी जैसे जैसे बड़ा हुआ, एक कहते हैं कि माँ जो है वो पहली टीचर होती है किसी भी बच्चे के लिए, चाहे वो हम रहे या आप रहे। तो आपने भी अपने बच्चे के साथ वो चीजें अडॉप्ट करना स्टार्ट करी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्योंकि आपके आपके लाइफ पर आऊं उसके पहले मैं आपके पीछे आपके पेरेंट्स के एरा में जाना चाहूंगा, क्योंकि हम दोनों ही 80s बॉर्न चाइल्ड हैं, 90s की अपब्रिंगिंग है, अर्ली 2000 में हमने दुनिया को बदलते हुए देखा है। मैं उस समय की परवरिश और फिर जब आप आज के एरा में 21st सेंचुरी में अपने बेटे को आपने बड़ा किया, पेरेंट्स आपके पेरेंट्स ने जो अपब्रिंगिंग या आपको नरिशमेंट दिया था या जो संस्कार उन्होंने देने की कोशिश करी या जो चीजें आपके संग अप्लाई करी, क्या वही पेरेंटिंग मेथड्स आपने भी अडॉप्ट करी थी या कुछ चेंजेस के साथ आप आगे बढ़े? हमारे जो मेरे पेरेंट्स ने जो अपब्रिंगिंग की हुई है, वो तो वैसे करना तो मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल है। आज के डेट में इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब कभी हमें ना मार पड़ी है ना डांट पड़ी है, उसके बाद भी सब कुछ, सारी बातें मानना, सारी चीजें फॉलो करना, ये सारा अपने आप ही हो जाता था। और आज नहीं, ये थोड़ा-सा मेरे लिए सरप्राइजिंग है, क्योंकि अब अभी तक के सेक्शंस में जितनी भी बातचीत हुई है, उसमें लोग ये कहते थे कि जो पुराना एरा था, हमारे पेरेंट्स का एरा था, उस दौरान हमारे पेरेंट्स की तरफ से एक ही चीज़ होती थी, एक थप्पड़ मारा, चुप करा दिया। आज बच्चों को हम हाथ नहीं लगाते, मारते नहीं हैं। यहाँ चीज़ें उल्टी सुनने को मिल रही हैं। मतलब ये तो बॉम सावर की खासियत है कि हर बार हम सोचते हैं कि अरे एक ही सी बात तो आएगी, लेकिन हर बार गेस्ट हमें कुछ नए एक्सपीरियंसेस से रूबरू कराते हैं। मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा और इलैबोरेट करके सुनना चाहूँगा। आपने ऐसा कहा ना कि आपके एरा में जब आप बच्चे थे, आपके पेरेंट्स ने कभी आपको डाँटा नहीं, मारा नहीं, आप पे चिल्लाए नहीं, अपने आप स्मूथली चीज़ें बनती यस, चली गई, बात मानना, चीज़ें सीखना, लेकिन आज बच्चों के साथ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो क्या यस। अंतर समझ में आता है? क्या आज के बच्चे ज़िद्दी ज़्यादा हैं, आप उस समय के बच्चे ज़्यादा अच्छे थे? ये चीज़ें क्या थी? नहीं, आज के डेट में क्या होता है कि 1 या 2 बच्चे होते हैं मोस्टली, तो ज़्यादा ही फोकस हम करते हैं उन पे। सारी चीज़ें जब ओवर हम उनके लिए पैम्परिंग। वरीड हो जाते हैं, हाँ, ओवर पैम्परिंग हो जाती है, तब ये सारी चीज़ें आती हैं। तो डेफिनेटली उस वही एक रीज़न है जिसके कारण वो ज़िद्दी भी होते हैं, और क्योंकि हम ही उनको पैम्पर कर रहे हैं ज़्यादा, तो वो थोड़ा-सा तो कम होना चाहिए। उससे, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ है कि सब कुछ, और ऐसा नहीं है कि हमने जो माँगा वो भी हमें मिला है, सब कुछ ही मिला है, बट एक हर चीज़ का एक सही वक़्त होता है। जिस चीज़ से वो हमें मिलनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमें सही वक़्त पर ही मिली हैं। और आज अगर हम अपने बच्चों को हर चीज़, जब भी वो माँगे उन्हें देते जाएँ, क्योंकि एक ही बच्चा है, 2 बच्चे हैं, तो हम सोचते नहीं, ठीक है, सब कुछ उन्हीं के लिए कर रहे हैं, तो वो देना सही नहीं है। तो हम थोड़ा-सा अवॉइड ही करते हैं वो सारी चीज़ें, बट स्टिल चैलेंजिंग बट रहा यू है। थिंक कि जो चीज़ आप कह रहे हैं ना कि कोशिश करते हैं कि जब वो माँगे तब हम ना दें। कभी ऐसा हुआ है जब लगा कि नहीं यार, बच्चे की अभी ये जो डिमांड है ये ज़िद में कन्वर्ट होने लगी है। उस चीज़ को रोकने ऐसा के लिए कभी आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ा या कभी अब ज़रूरत है ऐसा हाथ बहुत उठाने ही की? एक्चुअली ऐसा जब वो छोटा था, तब से ही हमने उसमें चीज़ डाली हुई है कि सारी उसकी इच्छाएँ पूरी हम एक बार में नहीं करेंगे, जो जेन्युइन है वो तो करेंगे। अब जैसे कोई हम सुपरमार्केट में गए, वहाँ पे बच्चा गया है साथ में, तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसने बोला ये टॉय मुझे चाहिए, तो पहले उसको हम बताएँगे कि नहीं, वी कैन नॉट अफोर्ड दिस, या ये हम अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, यू ऑलरेडी हैव सच काइंड ऑफ टॉयज़। तो ये उसको हमें एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। हमको सिर्फ ये बोल देंगे कि नहीं, नो,
उससे नहीं होगा, उसको एक्सप्लेन हर चीज को करना बहुत जरूरी है। एक्सप्लेन हम करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि क्यों हमें इस चीज के लिए मना किया जा रहा है, और फिर हो सकता है कल को वो चीज उन्हें मिल भी जाती है जब उसका राइट टाइम आता है। तो ग्रेजुअली ही ऑल्सो अंडरस्टूड कि मुझे ये चीज क्यों नहीं मिल रही है। उसने कभी भी मार्केट में जाके कहीं पे भी, आई एम लकी कि उसने कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करी है। बट अब जैसे जैसे इज ग्रोइंग, तो कई बार कुछ चीज के दूसरे बच्चों को देख के कि उसने लाइक प्यूमा के फुटवेयर पहने हुए हैं या पर्टिकुलर कोई चीज है, तो उसके लिए डिमांड, तो वी मेक हिम अंडरस्टैंड कि क्या ये चीज जरूरी है, या कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास बिल्कुल अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके पास शूज ही नहीं है। तो उस टाइप से है ना, उसको समझा के या करके हम लोग उसको, और फिर जब सही टाइम आता है या व्हेन ही इज डूइंग कुछ रिवॉर्ड देना है उसको, तो हम उस चीज में उसको दे भी देते हैं वो चीज। अभी आपने एक शब्द यूज किया कि आपने बच्चे के साथ ये चीज, ये कल्चर या ये क्वालिटी उसके अंदर डाली हुई है बचपन से कि उसको एक बार में चीजें नहीं देना या उसको ये चीज एक्सप्लेन करना, कि whenever the right time comes you will definitely get that one as a reward or as a gift। मैम, एक चीज होता है, पेरेंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हमारे को कोशिश ये रहती है कि अच्छे संस्कार दो, अच्छी चीजें सिखाओ, अच्छी चीजें ये करो वो करो। तो एक ऐसी कौन सी चीज है जो आप चाहते हैं आपका बेटे के अंदर आनी ही चाहिए, ये क्वालिटी आपके बेटे के अंदर आने वाले सालों में व्हेन ही ग्रोज यंग, जब वो अपनी जिंदगी जीने की तरफ आगे बढ़ेगा, तो एक ऐसी क्वालिटी जो आप चाहते हैं उसके अंदर मैंडेटरी आपके नरिशमेंट के थ्रू पहुंचनी चाहिए? एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं चाहती हूँ वो है एम्पैथी। किसी को भी लेके एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। सिंपैथी इज अ डिफरेंट चीज, बट एम्पैथी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए होती है कि आप किसी और को देखकर उसके लिए सेम फीलिंग आपके अंदर आना, और उसको लेके आप मतलब जैसे हेल्प करना है और सबसे बिहेव ऐसे करना है कि किसी को भी हर्ट ना हो, क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग फेजेस अभी लाइफ में आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, जैसे लगेगा कि नहीं अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे, तो उन चीजों उन सारे से एक स्मूथली उस चीज को टैकल करना, और एक अपने आप पे मतलब उस चीज को हावी नहीं होने देना है कि एक स्मूथली और कामफुली करना है सब कुछ विदाउट एनी एंगर। एग्रेशन और एंगर नहीं रखना चाहिए। मैम, एक छोटी सी चीज आई दिमाग के अंदर अभी बातचीत के दौरान जो आपसे बात हो रही थी। एक बात आती है, बचपन में हम सभी को सिखाया जाता है कि पेरेंट्स के थ्रू अक्सर ये एक यूनानिमस चीज है, सभी के घरों में होती है कि बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा बातें नहीं छुपाना, बेटा ये गंदी बात होती है झूठ बोलना। लेकिन एज अ पेरेंट क्या हम बच्चों के सामने राइट एग्जाम्पल सेट कर पाते हैं कभी झूठ ना बोलने का? क्या हमेशा हम ये तो ईमानदार रह पेरेंट्स पे पाते डिपेंड हैं करता है। अपने? क्या आप क्योंकि देखिए रह मैम, सकते हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां बिना बातें छुपाए या बिना झूठ बोले, भले ही वो गुड कॉज के लिए हो, लेकिन सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। तो क्या हम नहीं, लोग इट जब इज बच्चे बड़े पॉसिबल। होकर, इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल, क्योंकि ये सब हम ही सिखाते हैं, क्योंकि बच्चों को फॉर एग्जाम्पल कहीं कुछ भी चीज है, जैसे कुछ ब्रेक कर दिया है बच्चे ने, ठीक है, तोड़ दिया है, उसको पता है कि पापा इस चीज को लेकर डांटेंगे, तो वो बोलेगा नहीं बताना है पापा को, झूठ बोल देना है। तो एज अ मदर मुझे उसको बताना है कि इट्स ओके, पापा को आप पूरी डिटेल में बताओ कि कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, ही विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। बट छुपाना नहीं है कोई चीज, और झूठ नहीं बोलना। आप सच बोलोगे तो सच बोलने के लिए आपको उस चीज के लिए ना डांट पड़ेगी, झूठ बोलोगे तो हो सकता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग हों। तो ये सारी चीजें हैं जो पेरेंट्स ही सिखाते हैं, और बच्चा होता है कई बार बाहर जब जाना शुरू करता है या स्कूल जाना शुरू करता है, तब ये झूठ सब कुछ अपने आप ही आ जाता है। तो जब जैसे पेरेंट्स को पता चलता है सारी चीजें, कई बार तो पता ही नहीं चलता है, बच्चे ने बोल दिया कि आज मेरा ये घूम गया, ये हो गया, और कॉपी छुपा दी, नहीं कर रहे हैं होमवर्क, तो ये सारी झूठ ये अपने आप ही चीजें आ जाती हैं, भले आपके घर में ये चीज हो नहीं ना हो रही हो फिर भी। तो जब पता चलता है उसी समय से हमें इस चीज को लाइन पे लाना चाहिए कि झूठ बोलने से ज्यादा बेटर है कि आप सही चीज बताएं, तो सही बताने से आपको डांट नहीं पड़ने वाली है, और झूठ बोलने से बल्कि पड़ सकती है। क्योंकि कहीं तो ना कहीं ये साइकोलॉजिकली अगर उनको ये पता है कि डांट पड़ने वाली है तो वो कभी सच नहीं बोलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। यस। मैम, एक इशू बहुत बड़ा आज के एरा में बनता जा रहा है पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच में, जिसकी वजह से
एक शब्द बहुत ज़्यादा आता है जनरेशन गैप, क्योंकि हर पेरेंट्स एज़ अ मदर आप भी अपने बच्चे की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती होंगी, उसको अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट देने की कोशिश करती होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स ले, प्रोटीन डाइट ले, अच्छी चीज़ें ले, इन्फेक्टेड ना खाए, जंक फूड की तरफ ना जाए। ये तो हो गया एक मील से रिलेटेड चीज़ें, लेकिन फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेंटल हेल्थ। बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस शायद थोड़ी-सी कम है हमारी सोसाइटी में। अगर कभी बच्चा उदास हो, तो हमारे यहाँ पे एक छोटी-सी चीज़ कह दी जाती थी, मान लीजिए आप भी अपने आप को 25 साल या 30 साल पहले इमेजिन करें, कभी किसी ने आप उदास बैठी हो, तो बच्चे किसी ने बोला भी क्यों उदास बैठी है? कुछ नहीं, नाटक चल रहा है इनका। मार्क्स कम आए तो कह दिया, "अरे! फालतू नाटक है, पढ़ाई करना नहीं, मार्क्स कम आ गए तो अब रोने बैठ जाना।" लेकिन क्या इस तरीके से डाँट के बात खत्म करना सही है? या उस टॉपिक पर बच्चे के साथ बात करना, क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं एक बच्चे की साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा। ये डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि बच्चे ये छोटी-छोटी चीज़ें तो हम बोल देते हैं, लेकिन उनके जो दिमाग में है, वो चीज़ हमेशा के लिए हो जाती है। और वो उस हुँ। चीज़ को लेके कुछ अलग ही तरीके से अपनी अंदर ही उनके दिमाग में ना स्टोरी बन जाती है, या उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में ले लेते हैं। तो हुँ। डेफ़िनेटली ये जो हमें बोलते समय, हम फैमिली वाले हैं, तो वो तो हमें पता है हमें कैसे बोलना है बच्चों को। कई बार कोई थर्ड पर्सन ही कुछ बोल देता है। तो हमें उन्हें समझाना होगा कि कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम किसी और को नहीं बोल सकते हैं। तो ये हमें हुँ। बच्चों के दिमाग में फीड करना होता है कि व्हाट यू आर टू अस, कि तुम हमारे लिए क्या हो। अगर हुँ। मार्क्स कम आते हैं, तो उससे हमें ये भी बताना है कि तुम्हें मार्क्स में इम्प्रूवमेंट भी करना है। इस तरीके हुँ। से बताना है कि ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं बेटा, हो गया तो कम आ गए तो आ गए, वो भी नहीं करना है। हुँ। तो इसलिए हमें दोनों तरीके से करना होता है। जैसे पेरेंटिंग स्टाइल होती है 4 तरह की, तो हुँ। जिसमें एक नेग्लेक्टिंग होती है, एक परमिसिव होती है, अथॉरिटेरियन होती है, अथॉरिटेटिव होती है, जो जिसमें हमें बच्चे को फोर्स भी करना है, एनफोर्स भी कराने हैं सारे रूल्स, और उसको हमें वार्मथ भी देना है, लव भी देना है, इक्वली करना है हुँ। सारी चीज़ें। तो हुँ। वो हमें स्लोली, जैसे उसको एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे वो घर में एनवायरनमेंट देखता है बच्चा, उसी हुँ। तरीके से उसका ब्रेन भी डेवलप होता है। फिर उसको हुँ। एक बार पूरा ब्रेन डेवलप हो गया उसका, कि किसी के बोलने से उसको फिर बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि हुँ। व्हाट ही इज़। उसको पता है कि मैं क्या हूँ, मेरी फैमिली के लिए मैं क्या हूँ, मेरी फैमिली मेरे लिए क्या है, और मुझे किस हुँ। डायरेक्शन में जाना है। तो बाद में उसे अगर कोई कुछ कहता भी है, तो उसके दिमाग में उतना असर उन चीज़ों का नहीं होता है। हुँ। तो इट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स कि वो उस चीज़ को, उस बात को बच्चे के साथ शेयर कर पाएँ, और मेंटली अगर शायद बात करें, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बन सकते हैं। मैम ये यस, सारी बात करना बातचीत बहुत जो ज़रूरी है। हाँ जी, बात करना बहुत ज़रूरी है, और आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो बात जब निकली है, तो कहीं न कहीं एक लाइफ़ पार्टनर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है पेरेंटिंग में। इट नॉट जस्ट मदर की होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की हो, लेकिन अक्सर हम जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं, वहाँ यही कहा जाता है कि बच्चे ने कुछ अच्छा किया, तो कहीं न कहीं पापा का बेटा है या पापा की बेटी है। लेकिन अगर गलती करी, तो तुम क्या ध्यान देती हो घर पर? तुम्हारे साथ तो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है बच्चा। कि कभी आपको सुनने के लिए ऐसी बातें मिली हैं? समहाउ, अ, समवेयर इन ए लास्ट 14 टू 15 इयर्स? ऐसा तो होता है थोड़ा बहुत, बट ये इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है, मदर हुँ। और फादर दोनों की है, तो इक्वली रिस्पॉन्सिबल डेफिनेटली मदर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और जो गुड हैबिट्स होती हैं, वो मदर ही हुँ। ज़्यादा हेल्प करती हैं डेवलप करने में। हुँ। क्योंकि जो बैड हैबिट्स होती हैं, वो डेफिनेटली मदर भी कर सकती है, फादर भी कर सकते हैं, और कई जगह से भी आ सकती है। बट जो भी हुँ। सिखाने की चीज़ें होती हैं, वो क्योंकि जिसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, मदर है या घर में जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे ही ज़्यादा सीखता है बच्चा। तो तो कहीं न कहीं ये क्या तो हर जगह इस से बात आती है से चीज़। ये समझा जाए कि कहीं न कहीं इस चीज़ से आपने अपने लाइफ़ पार्टनर को बरी कर दिया है कि चलो ठीक है, मैं आपको आज़ाद करती हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी बच्चे का के अंदर कल्चर डेवलप करना या अच्छी चीज़ें डेवलप करना। पेरेंटिंग में आपका रोल नहीं, कम नहीं, परसेंट में है। वी आर नॉट पेरेंटिंग 50-50। में नहीं, वी आर नॉट वी आर 50-50 ये कह 50-50, कर। बिकॉज़ एज़ आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम विद हिम, हुँ। एज़ आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम विद हिम, ही इज़ नॉट होम, मैं ही घर पे हूँ हुँ। पूरे टाइम उसके साथ। तो हुँ। इसलिए डेफिनिटली ही इज़ डूइंग हिज़ जॉब, ही इज़ डूइंग हिज़ हुँ। ड्यूटीज़ टुवर्ड्स हिज़ चाइल्ड।
I'm not talking about the job he's doing, but I so can he's doing his responsibilities. वो ही मतलब अभी जैसे जैसे ही इज ग्रोइंग तो बिकॉज ही इज अ बॉय तो माई हस्बैंड कैन बेटर अंडरस्टैंड हिम, वो ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और कई बार मैं भी नहीं समझ पाती हूँ तो वो बेटर इसको करते हैं कि नहीं इस एज में वो क्या थे और वो कैसे अभी जैसे ही इज मूविंग टू यू नो ही बी टीन इन नेक्स्ट 2 years, तो अभी जो Okay. उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो ही कैन बेटर अंडरस्टैंड हिम, तो वो बोलते हैं कि मैं इस फेज से गुजरा हूँ तो मुझे पता है, तो वो सारी चीजें बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये तो दोनों तरह का रहता है, 50-50 तो करना ही पड़ता है। बट फेज अलग That's what अलग I होते हैं, meant. कभी कभी कोई फेज ऐसा होता है कि जब एकदम छोटा बच्चा होता है या थोड़ा इस एज में होता है तो कभी कभी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, या कुछ अलग एज में होगा तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होंगी, तो ये इट कीप चेंजिंग। आपके केस में कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक का? मेरी केस में भी यही था, हम लोग साथ में ही लेके उसको हमने हमेशा कुछ 1 आध साल का टाइम था जब ही वॉज नॉट हियर, तो उस टाइम पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा थी, बट उसके बाद से तो फिर हमारा पूरा हर चीज में साथ तो देना ही मतलब रहा है हमेशा, कि 50-50 बच्चे को पार्टनरशिप रही। पढ़ाने के मामले में भी हाँ 50-50 रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आपने कहा ना कि नेक्स्ट 2 ईयर आपका जो बेटा है वो टीनेज में एंटर करने वाला है। मैम एक छोटी सी प्रॉब्लम सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है और कहीं ना कहीं अगर हम इस प्रॉब्लम की जड़ में जाएं तो कहीं न कहीं पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए। जैसे हमारे यहाँ सोशल इक्वालिटी की बात कही ज़रूर जाती है थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली कहीं न कहीं गर्ल एंड बॉय बहुत बड़ा डिफरेंस है जो पिछले 30 साल शायद आपने जिया है। अब क्योंकि आप एक बेटे की माँ हैं, कल वो भी यंग होने वाला है, चीज़ें बदलेंगी। वो भी बाहर जाएगा, बाइक्स पे घूमेगा, दोस्तों के साथ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि वो इन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट करेगा, लेकिन आप क्या चाहेंगी कि वो एक लड़की की इज़्ज़त करे? क्योंकि जब ईव टीज़िंग होती है बाहर और कभी कंप्लेंट घर आती है, तो सबसे पहले वो माँ ही होती है जो बीच में आके ये कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। उस दिन आप क्या करने के बारे में या इस बारे में आपका क्या सोचना है? इस बारे में ये सोचना है कि ये सारी चीजें बच्चा छोटा होता है तभी से उसके दिमाग में डालना बहुत जरूरी है, या मैम क्योंकि एक मेरे साथ भी सॉरी फॉर द इंटरप्शन मैं यहाँ पे सवाल को थोड़ा-सा बदलना चाहूँगा। आपका क्या सोचना नहीं है, आपका क्या करना रहेगा इस मामले में? ये सवाल को मैं यहाँ से लेकर जाना चाहूँगा क्योंकि जवाब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स रहेंगे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं न कहीं माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि एक एक फीमेल की परेशानियों के लिए कहीं न कहीं हमारे सोशल स्ट्रक्चर में एक फीमेल ही ज़्यादा ज़िम्मेदार है। नहीं, तो ये सारी चीजें घर से ही स्टार्ट होती हैं, क्योंकि घर पे वो जैसा माहौल देखता है तो वैसा ही वो आगे जाके भी करता है, तो हमें भी पता होता है, लेकिन कई बार चीजें होती हैं जो बाहर जाके भी बच्चा सीख रहा होता है। आपके घर में ऐसा माहौल नहीं है, उसको पता है कि कैसे बिहेव करना है फीमेल्स के साथ, और उसके फ्रेंड्स भी हैं, हमें सब पता है उनके उनके बारे में, लेकिन कई बार बाहर से बच्चा अगर कुछ सीख कर आ रहा है तो हम 100% कैनॉट बी श्योर कि उसने ये कुछ पर्टिकुलर चीज नहीं करी हो। तो ये कुछ परसेंट तक तो हम कह सकते हैं, 80% तक कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है, बट हो सकता है वो बाहर जाके उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, किस से क्या सीख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसको उसको ये समझाना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कह सकते कि नहीं इसने नहीं किया होगा, हो सकता है उसने किया हो, तो क्या सिचुएशन थी उसको जानना बहुत जरूरी है। और फिर उसको प्यार से, या अगर उसको इस एज में है या वो एक लड़का है तो एक उसके फादर उसको बेटर समझा सकते हैं इस चीज को। तो ये चीजें एक डिस्कशन के थ्रू ही उसको समझाई जा सकती है, ताकि वो फ्यूचर में ऐसा कुछ भी ना करे। और क्या सही है क्या गलत है ये सारी चीजें पता तो होती है, लेकिन कई बार हम गलत लाइन में चले जाते हैं बच्चे। तो उन्हें कुछ एग्जाम्पल्स देके या एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ये समझा सकते हैं, बट ऐसा अभी पूरा आप अंधाधुंध कुछ उन पर ऐसा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि नहीं किया होगा। अभी आप कुछ कोशिश कर रहे हैं इस टाइप की, क्योंकि आने वाला टाइम वो टीनेज में एंटर करने वाला है, दुनिया के साथ एक जुड़ने के लिए तैयार है वो चीजों के साथ। तो अभी क्योंकि आज आपकी ये सलाह हो सकता है काफी सारे मदर्स के लिए भी एग्जाम्पल बने कि हाउ टू अवेयर योर चाइल्ड, कि कैसे ट्रीट करना है एक लेडी को जिंदगी के अंदर। क्योंकि अगर वो एक अच्छे से जेंटलमैन तो हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन जेंटलमैन कैसे बनाया जाता है इस पर ध्यान कोई नहीं देता। ये सारी चीजें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सारी चीजें घर से ही बच्चा देखता है,
तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी वो देख रहा है कि उसकी मदर के साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है, तो वो उसको पता है कि हमें अच्छा ही बिहेव करना है फीमेल के साथ, वो तो सभी के साथ अच्छा ही करना है। बट एक चीज है, उसको जैसे लगता है कि मम्मा थोड़ी डेलिकेट है या तो थोड़ा ज्यादा केयर करना है, ये सारी चीजें उसके दिमाग में है कि गर्ल को है या उसकी कजन्स हैं, तो उनको बहुत ज्यादा बहुत ही केयरफुल उसका इस चीज के मामले में बहुत केयरफुल रहता है, वो नेचर बहुत केयरफुल है कि गर्ल्स के प्रति थोड़ा ज्यादा, और बॉयज के साथ उसका थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर रहता है। तो ये चीजें तो हम अभी भी देख रहे हैं कि ऑलरेडी अभी राइट पाथ पे ही इज गोइंग, और जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसको धीरे धीरे ऐसा टाइम को हमें उसको उस चीज को कंटिन्यू रखना सिखाना पड़ेगा ताकि वो भटके ना उस चीज से। बिल्कुल, जरूरी है ये चीज करना। वापिस से, क्योंकि ये द मॉम्स आवर डेडिकेटेड है मदर्स को, आपकी माँ को हम छोड़ दें ये हो नहीं सकता। इस बातचीत में उनका शामिल होना जरूरी है, क्योंकि आज उन्हीं की अपब्रिंगिंग है जो आज आपके इतने खूबसूरत विचार हैं, थॉट्स प्रोसेस इतना अच्छा है, और वही चीज आप अपने बेटे को हैंडओवर कर रही हैं। मैम, हर किसी की जिंदगी में उसकी माँ का एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह होता है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसी खास याद जो आपकी माँ की इतने सालों में रही है कि यार मेरी माँ ऐसी थी, मैं शायद उनकी तरह इस चीज में बन पाऊं, तो आसपास भी पहुंच पाऊं तो बड़ी बात होगी। वो तो हर चीज है। कोई नहीं, एक चीज बिल्कुल है, नहीं है, बिल्कुल क्योंकि है। उनके जैसा बनना तो बहुत ही मुश्किल है, और हम्म, स्ट्रगल्स और उन्होंने, बिकॉज वी आर 4 सिस्टर्स, तो उन्होंने सबको इतने अच्छे से अपब्रिंग किया है, और कैसे कैसे मैनेज किया होगा घर के साथ साथ, क्योंकि पहले के जमाने में हाउस हेल्प भी नहीं होती थी, इतनी मेड्स नहीं होती थी, सारी चीजों के साथ में उन्होंने सबको इतने अच्छे से सारे संस्कार दिए, और कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ उन्होंने इम्पोज किया हो, अपने थॉट्स इम्पोज किए हो, सब बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली जो चीज होती है वो सिर्फ एक माँ के साथ ही आ सकती है, स्पेशली एक गर्ल और एक मदर का एक जो रिलेशन होता है वो बहुत ही अलग होता है, बहुत बॉन्डिंग बहुत अलग होती है। तो मेरा क्योंकि एक बेटा है तो मैं सोचती हूँ कभी कभी दिमाग में आता है कि एक बेटी होती है बेटी तो होनी उसके साथ थोड़ा चाहिए। डिफरेंट, हाँ, हाँ। एक रिलेशनशिप होता है, तो वो चीजें तो बहुत डिफरेंट है, और मुझे लगता है कि मैं वैसे कभी बन भी नहीं सकती, और बहुत डिफिकल्ट है वैसा रिलेशनशिप और वैसे अपब्रिंगिंग देना, बहुत डिफिकल्ट है, बट आई ट्राई, उनसे पूछती रहती हूँ, कुछ कुछ सीख लेती रहती हूँ कि क्या करना चाहिए। सीख लेने की बात आई, कोई ऐसी क्वालिटी जो आप चाहती हैं शायद मेरे अंदर होती तो मैं और बेहतर माँ बनने की तरफ आगे बढ़ पाती, उनकी? मुझे लगता है कि पेशेंस, पेशेंस। मुझ में थोड़ी पेशेंस पेशेंस आई लाइक पेशेंस, और क्योंकि वो बहुत जरूरी है पेरेंटिंग में, हम्म, क्योंकि पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा थ्रू आउट, छोटे से लेकर बड़े तक, बच्चे बड़ा हो जाता है जब तक, बहुत जरूरी है, और अंडरस्टैंडिंग जो होती है, कई बार होता है कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बच्चे ने कुछ कहा या कुछ, तो उस चीज को, क्योंकि मैंने मेरी माँ में कभी नहीं देखा ऐसे कि फ्रस्ट्रेट हुई हो वो कभी, उन्होंने हमेशा अच्छे से ही समझाया है हर चीज को, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे अडेप्ट करने की जरूरत है। हम्म। और इसी सवाल को मैं आगे ले जाना चाहूंगा। सफर हम सभी का एक दिन पूरा होना है इस दुनिया में, किरदार को जीने के लिए ऊपर वाले ने हमें इस जमीन पर भेजा है। कभी ना कभी सफर पूरा होगा, हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। बहुत सी यादें हमारे पेरेंट्स ने एज अ गिफ्ट हमें दी हैं, हम भी अपने बच्चों को देकर जाएंगे। को एक ऐसी कौन सी एक ऐसी चीज लगती है जिसकी वजह से आपका बेटा आपको आज से कई साल बाद, जिस दिन भी हम इस दुनिया में अपना समय पूरा करके जाएं, याद रखे, वो आपको एज अ गिफ्ट, एज अ धरोहर आप उसके साथ छोड़कर जाना चाहेंगी? किस एक चीज के लिए वो आपको हमेशा याद रखे? मुझे लगता है कि हेल्पिंग अदर्स, हम्म, मतलब क्योंकि एक जो बिहेवियर होता है, बच्चा आपका देखता ही है, आपको आपको देखता हम्म, रहता है, आपको नोटिस करता है, तो हम्म, जो सभी के प्रति एक एक हेल्पिंग नेचर होता है, चाहे वो कोई भी हो, तो वो मुझे लगता है हम्म, कि शायद उसे मेरा याद रहेगा, और उसको मैं ये भी सिखाती रहती हूँ कि हमें कैसे जो नीडी हैं उन्हें कैसे हर चीज में द बेस्ट वे वी कैन हेल्प, जरूरी नहीं है कि हम हम्म, पैसों से हेल्प करें, दूसरी चीजों से भी हम हेल्प कर सकते हैं, तो ये सारी हम्म, चीजें हैं कि मैं चाहती हूँ हमेशा उसके साथ रहें और वो हम्म। याद रखे। डेफिनेटली मैम, जरूर याद रखेगा। और अभी तक जिस तरीके से आपने कहा ना कि आपकी माँ ने जिस खूबसूरती के साथ आपको परवरिश दी थी,
वो परवरिश आज आपकी बातों में, आपके विचारों में, आपके चेहरे पर झलकती है और वही खूबसूरती आपकी ज़िंदगी में भी दिखती है। उम्मीद करते हैं ये खूबसूरती इसी तरीके से बरकरार रहेगी और आने वाले साल आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए हमेशा बहुत ही खुशहाल रहेंगे। बुंदेलखंडी अड्डा की इस खास सीरीज़ द मॉम्स आवर में जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एक छोटा-सा थैंक सरप्राइज़ यू। आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो इस सीरीज़ की शुरुआत में मैंने आपके संग शेयर नहीं किया। ये सीरीज़ द मॉम्स आवर को स्पेशली सपोर्ट कर रही है मीरा द क्यूरेटेड विथ लव, जो कि एक ऐसा ब्रांड नेम है जो विमेन्स एसेसरीज एंड क्लॉथिंग्स में डील करता है, स्पेशली रन बाय अ मदर आल्सो, एंड दिस सीरीज हैज बीन सपोर्टेड बाय मीरा। तो मीरा की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट कूपन आपको एज अ गिफ्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। आप उनके पोर्टल पे जाके शॉपिंग करिए, खूबसूरत कपड़े लीजिए, खूबसूरत ज्वेलरीज एंड एक्सेसरीज लीजिए विथ हैवी डिस्काउंट, क्योंकि आज आप हमारे खास मेहमान हैं और इस खास मेहमान के लिए मीरा की तरफ से कुछ खास गिफ्ट्स तो बनती हैं। तो ज़रूर आपको वो गिफ्ट थैंक यू। कूपन आपके व्हाट्सएप नंबर पर बहुत जल्द आप तक पहुँचा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी, वेरी मच आज हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच थैंक मीरा यू। फॉर सपोर्टिंग आवर सीरीज़। थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन मैम, बुंदेलखंडी अड्डा के इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़कर इस सीरीज़ में अपने थॉट शेयर करने के लिए। आशा करता हूँ आप इसी थैंक तरीके यू। से मुस्कुराती रहेंगी और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाकर रखेंगी। थैंक यू वेरी, वेरी मच वन्स अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक